हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हर बार की तरह मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो दिया था, आप अगर उन क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो आप भी इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। आप जरूर उन क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में जाइएगा। मेरे और भी चैप्टर्स के जो भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लेट ना करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0। देखिए, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जिस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पॉलिनोमियल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जिस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो डिग्री है यानी कि जो पावर है वेरिएबल की, वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहां पर एक वर्ड हम लोगों ने यूज किया है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब यह होता है कि जिसके इक्वल में क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। आपने देखा था कि जो पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का चैप्टर किया था, वहां पर हम लोग पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, 2x प्लस 3। ठीक है, यहां पर हम लोग इक्वल टू 0 नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर इक्वल टू 0 अगर मैंने कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। यहां पर अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन में भी हमको दो चीजें मिलती है। एक मिलता है क्या? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म मिलता है, और एक हमको मिलता है क्या? वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल मिलता है। कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि इक्वल में मैंने क्या लिखा है? 0 लिखा है। और अगर कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो यहां पर देखिए, जो 2 है ये तो हमारा क्या है? कोफिशिएंट भी है x का, और साथ में कांस्टेंट टर्म भी है। यहां पर देखिए, ये जो 3 है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। डन। तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन की बात करता हूं या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहां पर पावर 2 कर दिया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो उसमें हमको दो टर्म मिलते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस के साथ हमको इस चैप्टर में डील करना है। हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि उसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, या फिर मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी। और अगर रूट्स की बात की जाए तो कितने रूट्स होंगे या कितने जीरोस होंगे? तो वो भी 2 होंगे। लास्ट वाले चैप्टर में मैंने बताया था पॉलिनोमियल में कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर उसके उतने रूट्स होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे चलें, यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप इसको चेक करिए कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इसका मतलब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके ये पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी तो हम ये कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस तरह नहीं होगी तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लिखा हुआ है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आप देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्मूले पे मैं इसको ओपन करता हूं, ये होगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मींस 4, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां पर मैं एज इट इज रहने देता हूं। यहां पर देखिए, अगर इन टर्म्स को मैं क्या करूं, इस साइड में लेकर के आ जाऊं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये माइनस 4x है, ये 2x जब इधर आएगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x। ओके, अब यहां पर देखिए 4 प्लस 1 5, और ये माइनस 3 जब इस साइड में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि प्लस में होगा
8 और इधर क्या बचेगा 0। तो अब ये देखिए मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वो भी कितनी है 2 है। अगर मैक्सिमम पावर यहां पर डिग्री जो है वो 2 है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं सिंपली यहां पर लिख दूंगा यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं यहां पर सारे नहीं करूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा, बाकी 2 आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैं हिंट कर दूंगा कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से, यहां पर इक्वेशन लिखी हुई है x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ओके, अच्छा देखिए क्वेश्चन लिखते ही यहां पर कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 x माइनस 2 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए ठीक है, लेकिन पहले इसको मैं सॉल्व करूं तो x का मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये होगा x प्लस 8 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखिए a प्लस बी a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, या अगर डायरेक्टली मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा यहां से देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 4 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस में आएगा तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देख करके बताइए कि ये लिखा है माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करके देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए, किसकी, वेरिएबल की। तो यहां वेरिएबल की कितनी डिग्री है, कितनी पावर है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर थर्ड वन की बात की जाए, देखिए जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अच्छा इसको भी मैं करके दिखा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जस्ट ऐसे ही करना है आपको। एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे इस ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस टर्म को मैं अगर इस साइड में लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा इधर आकर के माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर यहां पर हमारे पास है 3x प्लस 3x और ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा आप कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्योंकि यहां पर जो पावर है या फिर जो डिग्री है मैक्सिमम वो कितनी है वेरिएबल की, 2, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, इस साइड को हम ऐसे ही रहने देते हैं, आरएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि जब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, प्लस फिर होगा 3a स्क्वायर बी यानी कि 3a स्क्वायर बी यानी 3 2 जा 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12x, ठीक है। ये हो गया 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एज इट इज। अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाँ भाई कुछ कैंसिल आउट तो हो रहा है, दिख रहा है ऐसा, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। फिर माइनस 4 को मैं इस साइड में लेकर के आऊंगा तो ये इक्वेशन बनेगी 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देख करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो बिल्कुल ये भी हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे। कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आप जरा चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड है तो डिवाइड कर देना है। नॉर्मल जो आप मैथमेटिक्स यूज करते हो वही यूज करके आप लोग ये बता सकते हो कि अगर यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो 2 आती है मैक्सिमम पावर, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 3 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहां पर हमको कुछ सिचुएशन दी गई है और इन सिचुएशंस को पढ़ करके मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सबसे अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में या जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसकी सारी डिटेल हम लोगों को दे दी जाती है और अक्सर करके बच्चे इसमें थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। मैं आपको इसे करके दिखाता हूं, आप देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं, जस्ट ऐसे ही आपको भी करना है प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अच्छा मीटर में दिया गया है, इन 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। यानी कि यहां पर हमसे कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया हमको गिवन है जो कि है 528, और एक डिटेल हमको दी गई है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट, यानी कि जो प्लॉट की लेंथ है वो ट्वाइस है। पहली बात तो की जाए जो ब्रेथ से ट्वाइस है और 1 मोर है, यानी कि ट्वाइस तो है ही, साथ में एक अधिक है, ठीक है। ये बात हमसे कही जा रही है। फिर हमसे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो ठीक है हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए लेंथ तो आपको ट्वाइस दी हुई है तो मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं क्या, let us consider breadth of plot is equal to b। मैंने ऐसा मान लिया कि जो प्लॉट की ब्रेथ है वो क्या है, b मीटर है। चलिए ठीक है मीटर है। अब अगर यहां पर ब्रेथ b है तो अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू, यहां पर कहा रहा है क्या, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड 1 more than, यानी कि 1 more than, एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब ये तो आ गई हमारे पास क्या, लेंथ आ गई और ब्रेथ मैंने ऐसा मान लिया है। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। अब यहां पर अगर बात किया जाए तो एरिया कितना गिवन है आपको, 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, तो आपने यहां कंसीडर किया है 2b+1, ओके, और ब्रेथ कितनी है तो वो है b। अब यहां पर आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है जो कि हो जाएगा, देखिए b का मल्टीप्लाई आप यहां करोगे तो ये होगा 2b² प्लस b और इधर होगा 528। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इस 528 को अगर उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 2b² प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने यहां से इस लैंग्वेज से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली 2b² प्लस b माइनस 528। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कहा गया है कि हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहां पर तो क्वेश्चन में कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, लेकिन यहां पर आपसे क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करो, तो चलिए लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लेते हैं। हमको यहां से ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी और फिर वो हम इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1064 आवे और सम करने पर 1 आना चाहिए। तो ठीक है, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बनेगा 2b² माइनस 32b प्लस 33b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो कॉमन क्या मिलेगा हमको, 2b कॉमन मिलेगा तो ये होगा 2b, ये हो जाएगा b माइनस 16 प्लस यहां से मैं 33 कॉमन ले सकता हूं, ये हो जाएगा b माइनस 16, ओके। अब देखिए यहां से फिर से मुझे क्या कॉमन मिलेगा, b माइनस 16 कॉमन मिलेगा, तो मैंने कॉमन लिया b माइनस 16 एंड 2b प्लस 33। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, 0 के इक्वल इक्वेट कराऊंगा, तो ये होगा b माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 16। इस वाली इक्वेशन को कराऊंगा तो ये होगा 2b प्लस 33 इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33/2, ठीक है। तो देखिए b की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, वो आ रही है 16। क्यों, क्योंकि यहां पर निगेटिव तो ब्रेथ नहीं हो सकती ना, निगेटिव मैं कंसीडर नहीं कर सकता जो ब्रेथ है हमारी, तो यहां पर
जो ब्रेथ की वैल्यू आएगी वो होगी 16। ठीक, अब यहां पर देखते हैं जो b की वैल्यू आ गई कितनी है, 16 है। अब इस लेंथ में अगर मैं b की वैल्यू पुट करूं तो लेंथ कितना आ जाएगा, देखिए L इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 16। देखिए यहां पर मैं b की जगह पर 16 प्लेस करूंगा प्लस 1, और यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी 33 मीटर। ओके, दिस इज आवर आंसर। देखिए इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया, और यहां पर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, देखिए ये हमारी जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस टाइम टेकन होते हैं एग्जाम में हमारे लिए। तो अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, यानी कि अभी से अगर 3 साल के बाद मैं रोहन और उसकी मम्मी की एज का अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना होगा, 360 के बराबर होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है कि कितनी होगी। तो यहां पर मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स कंसीडर रोहन्स एज। मैं यहां पर रोहन की एज को मान लेता हूं, वो कितनी है, x है। रोहन की एज कितनी है, x है। एंड हिज मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26। ठीक है, क्योंकि 26 साल बड़ी है। तो अभी तो रोहन कितनी है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में एज मैंने मानी x है, तो उसकी मदर की एज x प्लस 26 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अभी से अगर 3 साल तक, यानी कि ये जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है इसके बाद वाला और उसके बाद वाला, अगर मैं इसके बाद इनकी एज को प्रोडक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 360 होगी। ओके, इसका मतलब यह है कि आफ्टर 3 ईयर, ओके, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रोहन की जो एज होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी x प्लस 3। एंड रोहन की मदर की जो एज होगी, मदर की जो एज होगी वो हो जाएगी, अरे मदर्स हो गया भाई, ये मदर, ओके, वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। ओके, मैंने 3 क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि अभी से 3 साल के बाद अगर मैं इनकी दोनों की एज मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 होगा। तो अभी अगर x और x प्लस 26 है तो दोनों 3 साल के बाद x प्लस 3, x प्लस 29 प्लस 3 होगा, या अगर मैं डायरेक्ट चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 29x प्लस 29। देखिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो हमारा इक्वेशन आना था वो लगभग आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन में ही कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि मुझे प्रोडक्ट करना है x प्लस 3 जो कि रोहन की एज है और x प्लस 29 जो उसके मदर की एज है, और अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। तो अब आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है, दैट्स इट। देखिए x का मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो ये पहले होगा x स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 3x प्लस 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x और 80, ये यहां पर हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360 में से अभी से ही माइनस कर दें तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो मुझे क्या करना है, यहां पर रोहन की एज फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 273 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और सम करने पर हमारे पास, अच्छा एक मिनट, ये माइनस होगा भाई, ये माइनस होगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -273 एंड सम करने पर आना चाहिए 32। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई होगा, ये कॉमन लेंगे x प्लस 39 माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया मैंने 7, तो ये हो गया x प्लस 39। ओके, अब यहां से कॉमन मिलेगा x प्लस 39 एंड x माइनस 7।
ओके, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -39 और यहां से x की वैल्यू आएगी 7। ओके, तो अब आप ये बताओ क्या रोहन 39 ईयर ओल्ड हो सकता है, वो भी निगेटिव साइन के साथ? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कि जो रोहन की एज है प्रेजेंट टाइम में वो कितनी है 7 ईयर ओल्ड है। तो ठीक है, मैंने यहां पर लिखा प्रेजेंट टाइम पे कि जो रोहन की एज है वो 7 ईयर है। ओके, और उसके मदर की एज कितनी होगी? तो प्रेजेंट टाइम पर मदर की जो एज है प्रेजेंट टाइम पर देखिए x + 27 है, यानी कि 7 + 26, अच्छा 26 है, तो 7 + 26 = 33 ईयर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट एज आ गई तो जरा इसको भी वेरीफाई करा लेते हैं कि भाई 3 साल के बाद क्या ऐसा होगा। तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी 10 ईयर, उसकी मम्मी की एज कितनी होगी 36 ईयर, और जब 36 × 10 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 360 के इक्वल आएगी। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. यहां क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर जिस भी स्पीड से चल रही है, अगर उस स्पीड में मैं 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या कर दूं कम कर देता हूं, तो इतनी ही डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी और फिर उसकी स्पीड भी हमें फाइंड करनी होगी। तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि इसकी जो स्पीड है, मैंने कहा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ने, तो इस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, ये अगर मुझे फाइंड करना हो तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम = क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया ट्रेन ने, उसे मैं मान लूं कि T1 = डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, तो वो मैंने मानी है x। ये T1 = 480 अपॉन x आ गया, सेकंड या आवर, अच्छा किलोमीटर आवर दिया है तो मैंने आवर कंसीडर कर लिया। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस तो हमारी वही है, लेकिन ये जो स्पीड है उस स्पीड में कितनी कमी आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर की कमी आ गई है। ठीक है, तो अच्छा, और टाइम कितना ले रही है वो, तो T2 टाइम ले रही है। मैंने ऐसा कह दिया कि जो सेकंड केस है जिसमें स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है, उसी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन ने T2 टाइम लिया, और इस बार डिस्टेंस तो वही रहने वाली है 480 किलोमीटर, और जो स्पीड होगी वो x - 8 हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी x - 8। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर देता हूं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कराऊं तो ये होगा 480 अपॉन x - 8 = ये तो टोटल टाइम है ना, लेकिन जब मैंने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो जो पहले टाइम टेकन था अब उस पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये होगा 480 अपॉन x + 3। ये मैंने +3 यहां पर क्यों किया तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर मैं स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीजमेंट करता हूं, यानी कि कम कर देता हूं, तो जो पहले टाइम ले रहा था अब उससे 3 घंटा ज्यादा टाइम लेगा। तो मैंने यहां पर देखिए स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी है, तो अब जो पहले टाइम था उससे 3 घंटा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूं, जस्ट क्या करना है, सिंपली एकदम आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, और देखिए क्या आता है, यहां पर x का करेंगे तो ये होगा 480x = यहां पर होगा 480
x माइनस 8 प्लस 3x तो होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और इसमें जब होगा x माइनस 8 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24। ओके, अब यहां पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 480x इज इक्वल टू 480x एंड 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24, ये आ गया हमारा। अब इसको जस्ट देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो 480x कैंसिल हो गया, और अगर यहां पर इस इक्वेशन को लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस ये भी x होगा, ठीक है x होगा क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और यहां पर क्या है 3840 माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 2 जा 8 जा 0। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आई। देखिए एकदम सिंपल। मैंने क्या किया, जरा इसको मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं। मैंने यहां पर कहा कि जो ट्रेन की स्पीड है वो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने t1 टाइम लिया, जो कि है 480 अपॉन x। डन। लेकिन सेकंड कंडीशन में मुझसे कहा गया कि अगर स्पीड को मैंने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो मैंने यहां पर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, लेकिन अब जो टाइम लगेगा वो पहले के कंपैरिजन में 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो आई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, ओके, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 40, और यहां से मैं अगर कॉमन लेता हूं 32 को तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 40। ओके, फिर यहां से दो वैल्यू हमारे पास आएगी, एक तो होगी x माइनस 40 और दूसरी वैल्यू होगी x प्लस 32। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आएगी, एक वैल्यू आएगी 40 और एक वैल्यू आएगी माइनस 32। तो क्या किसी भी ट्रेन की स्पीड माइनस में हो सकती है क्या, तो नहीं, माइनस में नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारी स्पीड होगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करके ट्रेन की स्पीड फाइंड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। यहां पर हमें ये बताना है कि हमारे पास एक नंबर यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर मैं उसका मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 18 होता है, लेकिन अगर उसी नंबर में से मैं 63 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो भी नंबर के डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ऐसा कुछ कह रहा है हमसे। डन। तो लेकिन एक चीज का ध्यान देना है आपको, यहां पर जो नंबर दिया गया है वो 2 डिजिट है। तो ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा मान लिया, लेट द नंबर x y, ठीक है, जिसमें से y क्या है, यूनिट प्लेस पर है, और 10th प्लेस पर कौन है, x है। तो यहां पर मैं इसे इस तरह से भी कह सकता हूं कि जो नंबर है वो है 10x प्लस y, ठीक है, ये नंबर है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ओके, कह रहा है कि अगर मैं 63 सब्ट्रैक्ट करता हूं इसमें से, यानी कि 10x प्लस y माइनस 63, ओके, तो ये क्या हो जाता है, द डिजिट इंटरचेंज, यानी कि जो नंबर्स हैं डिजिट के वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10y प्लस x, यानी कि अब x यूनिट प्लेस पर है और y 10th प्लेस पर है। ओके, तो ठीक है, यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आएगी। देखते हैं, इस वैल्यू को भी इस साइड में लेकर के आते हैं जरा, और इस 63 को उस साइड में भेज देते हैं। तो 10x यहां पर है, ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x, डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहां पर प्लस है, यहां आएगा माइनस हो जाएगा।
10y इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो ये भी हो जाएगा -9y, क्योंकि यहां पर एक प्लस y पहले से ही है, और 63 उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 63। ओके, क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। बस देखिए यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डन। यहां से मैं x की या फिर y की कोई भी एक वैल्यू उठा करके कहां पुट कर दूं? यहां पर पुट करूंगा, लेकिन कब? जब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 18 है। तो चलिए ठीक है, यहां से देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? 18। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं जो कि होगी x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ठीक है, ये वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा? यहां पर पुट करूंगा, तो हो जाएगा 7 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0। डन। अब यहां से क्या y की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल, 9 2 यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एंड यहां से कॉमन ले लेते हैं y को, ये हो जाएगा y प्लस 9, और यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा? -2 कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 एंड 1 ब्रैकेट में y माइनस 2। y की वैल्यू मिल जाएगी यहां से -9 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहां पर ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये तो वैलिड नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? हटा सकता हूं। ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी निगेटिव वाली, तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 आ गई। तो ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, अगर मैं ये वैल्यू कहां पुट कर दूं? इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी? देखिए x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। डन। अब यहां पर हमको जो नंबर फाइंड करना था वहां पर यूनिट प्लेस पर कौन था? y था, यानी कि 2 है, और 10th प्लेस पर यानी x के प्लेस पर कौन है? 9 है। ठीक है, तो हमारा नंबर कौन सा हो गया? 92। अब अपने आंसर को हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे? कह रहा 63 माइनस कर दो। ठीक है, 63 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो 29 आना चाहिए। भाई आएगा क्या? ये तो 9 आ गया और ये आ गया। हाँ भाई आ तो गया। ठीक है, 7 6 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया और उस नंबर को भी फाइंड कर लिया। चलते हैं आगे। यहां पर देखिए हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमको फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। किसका प्रोडक्ट लेना होगा? मुझे c और a का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, यानी कि c इंटू a करना होगा। यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो हमारी c वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मैं प्रोडक्ट लूंगा, और इन प्रोडक्ट का मुझे क्या करना होगा? फैक्टराइजेशन करना होगा। और कौन सा फैक्टराइजेशन का सम मुझे करना है? यानी कि प्रोडक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? इनका सम करूंगा, और सम करने पर देखिए सम में नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि जब मैं प्रोडक्ट करूं तो यहां पर जो साइन है, अगर माइनस का साइन है, इसका मतलब कि ये जो दो हमारे फैक्टर्स होंगे इसमें से कोई एक कैसा होगा? माइनस साइन के साथ होगा, या हो सकता है कि दोनों हो, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। और जब मैं यहां पर सम कर रहा हूं तो भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो x का कोफिशिएंट है यानी कि b जो है, इसके पहले कौन सी साइन लगी हुई है, अगर निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, या फिर आप जो भी दो यहां पर फैक्टर्स का सम कर रहे हैं वो सम करने पर यही साइन आना चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स होंगे इनका मुझे क्या करना होगा? सम करना होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से ये चीजें और भी क्लियर होंगी। देखिए यहां पर हमसे कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको इसका रूट फाइंड आउट करना। देखिए पॉलिनोमियल में भी हम लोग रूट कर रहे थे ना, रूट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, और देखिए यहां पर इक्वेशन में 2 है मैक्सिमम पावर, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे, तो पता चल गया हमें। देखिए यहां पर है 2x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था, अभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे प्रोडक्ट करना है किसका, C और A का। तो यहां पर देखिए C और A कौन है, तो 2 इंटू 3 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास C की जगह पर है उसका मैंने प्रोडक्ट किया और ये कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए यहां पर प्लस है, मैंने यहां पर प्लस लिया, डन। अब इस 6 का मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। कैसा फैक्टर करूं भाई, ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि सम करने पर किसकी वैल्यू आवे, सम करने पर -5 आना चाहिए। सम करने पर क्या आना चाहिए, -5। तो पहले जरा मैं फैक्टर ले लेता हूं इसके। देखिए पहला फैक्टर है 6 1 2 3, ठीक है, ये दो फैक्टर्स मैंने ले लिए। अब ये बताओ कि अगर मैं 6 और 1 को कंसीडर करूं, क्या इसका सम करने पर क्या 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन चलिए अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले 2 और 3 के बारे में बात कर लें। क्या 2 और 3 से 5 आ सकता है, हाँ यहां से भी आ सकता है। तो देखिए 5 6 1 से भी आ सकता है, 2 और 3 से भी आ सकता है। अब बात यहां पर बनेगी कि दोनों का जो सम हो वो किसके साइन के साथ हवे, निगेटिव साइन के साथ हवे। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर अगर मैं माइनस ले लूं, यहां भी मैं माइनस ले लूं, तो देखिए इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो -2 इंटू -3 इज इक्वल टू +6 आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इन दोनों का मैं ऐड करूं, इनका सम करूं, तो -2 -3 इज इक्वल टू -5 होगा। तो यस, ये वाला जो फैक्टर है मैं इसे कंसीडर कर सकता हूं। अच्छा, क्या 6 और 1 को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जरा ये देखते हैं। अगर मैं यहां पर इस 6 को -1 ले लूं, इसको प्लस ले लूं, लेकिन अब देखिए क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब मैं 6 और 1 का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -6 और हमको क्या लाना है, प्लस में लेकर के आना है, ठीक है ना। इसलिए मैं इस वाले फैक्टर को नहीं लूंगा, इस वाले फैक्टर को लूंगा, ठीक है, 2 और 3 को। अब इस -5x को मैं -2x और -3x के फॉर्म में यहां पर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारे टर्म है इनमें मुझे कॉमन लेना है। तो देखिए क्या कॉमन मिलेगा, यहां पर यहां पे 2x स्क्वायर है, यहां पे 2x है, तो मैंने कॉमन क्या लिया, 2x कॉमन लिया। यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ x बचेगा, -1 ये कॉमन बचा। अब इस वाले टर्म में मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, x -1 ही बचना चाहिए। तो यहां पर देखिए प्लस का साइन है, ठीक है। तो मैं अगर माइनस कॉमन लू बाहर, और क्या कॉमन लू, 3, ओके। मैं अगर -3 कॉमन लूंगा, क्योंकि जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर -3 कॉमन लिया, तो यहां बचेगा हमारे पास x -1, ओके, इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर भी x -1, यहां पर भी x -1। अब मुझे फिर से क्या करना होगा, इन दोनों टर्म्स में से x -1 को कॉमन लेना होगा। तो x -1 को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2x और यहां पर -3, ओके। कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इस वाले टर्म को यानी कि x -1 को मैं 0 के इक्वल करूंगा। अब मैंने इसको क्या किया, 0 के इक्वल किया, इक्वेट कराया, तो देखिए ये 1 इस साइड में जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आएगी, 1। तो एक रूट क्या आ गया, 1 आ गया। और इस वाले इक्वेशन को भी मैं 0 के इक्वल कराऊंगा, तो ये होगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो 3 उस साइड में गया, x की वैल्यू आ गई 3/2। ये हमारे क्या गए, देखिए दो रूट्स आ गए, किस मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग ने यहां पर इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए। देखिए यहां पर ये सिर्फ मेथड आपको जानना है, मेथड मेरा बताने का मकसद था कि आप कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका सम निकालेंगे। देखिए अक्सर करके यहां पर प्लस माइनस में गलतियां हो जाती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था आपको समझने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि 6 -1 करके भी तो मैं यहां पर 5 ला सकता हूं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट हमने लिया है, ये प्रोडक्ट के पहले यानी कि सी के पहले कौन सा साइन है यूज किया गया है, तो वो प्लस का है, और वो एक्स स्क्वायर के पहले भी क्या है, प्लस है। तो 3 2 जा 6 यानी कि +6 आना चाहिए। लेकिन जब मैं एक को, अगर मान लीजिए अच्छा इसको माइनस ना लेता मैं, या इसको भी मैं माइनस ले लेता अगर, तो ये दोनों को अगर माइनस कंसीडर कर लेता, तो -6 -1 ये तो -7 हो जाता। तो मुझे क्या लाना था, 5 लाना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x इज इक्वल टू
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले मैंने जो कहा था वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि ये जो हमारे पास 3 है और इस 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट मैंने कर लिया। अब 6 का फिर से मैं फैक्टर करूं अगर, तो ऐसा फैक्टर करना है कि सम करने पर क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए, ठीक है। सम करने पर -2√6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर इसका जो फैक्टर ले लूं √6 एंड √6, लेकिन वो भी किसमें, माइनस में। देखिए जरा अप्लाई करके देखते हैं भाई, इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। √6 6 हो गया, लेकिन जब मैं इसका क्या करूंगा, सम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2√6, वो भी माइनस साइन के साथ। तो देखिए हमारे पास यहां पर फैक्टर्स मिल गए हमको। तो मैं इस -2√6x को क्या लिख सकता हूं, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैं इन दोनों टर्म में कॉमन लूंगा और यहां पर कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन मिलेगा, यहां पर हमें इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 और यहां से मैं कॉमन ले लूं क्या, √3। देखिए अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा ये 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, √6 इंटू √6। अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3। ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के ही बराबर होगा। तो यहां पर अगर मैं √3x कॉमन ले लूं, √3x कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, जरा देखिए यहां पर हमारे पास बचेगा √3, क्या बचेगा, √3 माइनस x तो कॉमन ले लिया है और यहां पर बचेगा √2, √3x होगा यहां पर, ठीक है, √3x माइनस √2। अब यहां पर क्या कॉमन ले लें, यहां पर भी मुझे √3x माइनस √2 लेकर के आना है, तो मैं यहां पर कॉमन ले सकता हूं √2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए मैं इसको फिर से बताता हूं। देखिए यहां पर ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं √3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस √2, ठीक है। देखिए इसी 2 को मैंने √2 लिख दिया, इसी 3 को मैंने √3 लिख दिया। अब चीजें थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गई। अब बताओ आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों टर्म्स में, तो आप कॉमन ले सकते हो √3x कॉमन ले सकते हो, क्या, √3x कॉमन लिया आपने, तो यहां क्या बचेगा, देखिए √3 एक बचेगा और एक x बचेगा, तो आपने कहा √3x बच गया। यहां पर जब आपने √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, √2 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस √2 क्योंकि x तो कॉमन ले चुके हैं आप। फिर माइनस यहां पर क्या कॉमन मिलेगा आपको, √2, ठीक है, √2 कॉमन मिला तो यहां क्या बचेगा आपका √3, क्योंकि √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6, ओके। तो यहां पर बचेगा आपका √3x। अच्छा यहां पर माइनस है तो यहां पर अंदर क्या ले लिया मैंने, माइनस कर दिया √2, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, डन। अब यहां से आप अगर कॉमन ले लीजिए किसको, √3x माइनस √2 को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या हमारे पास, √3x माइनस √2, ओके। यहां पर देखिए हमारे पास इक्वल आ रहे हैं रूट्स, तो मैंने कहा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 अपॉन √3 और यहां पर जो दूसरा रूट आएगा वो भी क्या आएगा, √2 अपॉन √3, यानी कि जो इसके रूट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दोनों रूट्स हमारे कैसे आ गए, √2 अपॉन √3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3, ठीक है ना। तो हमें ये अंडर रूट वगैरह देकर के घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम आसानी से ऐसे करते चले जाना है। मैंने यहां पर जो चीजें की यही कभी कभी हम लोगों से गलतियां हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फिर से आ गया हमारे पास। अक्सर करके अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हम लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमको। क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस
5√2 इज इक्वल टू 0। डन। अब मुझे क्या करना है, फिर से a और c का मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो देखिए √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 के साथ होगा तो 10, यानी कि जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, 10 आया। और अब इस 10 का मुझे फैक्टर करना है, कि फैक्टर करने पर देखिए प्लस है दोनों, ठीक है, और फैक्टर करने पर प्लस में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या इसके फैक्टर 5 और 2 हो सकते हैं, बिल्कुल 5 और 2 भी प्लस के साथ होंगे, क्योंकि 5 + 2 = 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 10 होगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर फिर से मैं √2, क्योंकि यहां पर अभी भी मैंने बताया था 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 × √2, ठीक है। तो मैंने √2x को कॉमन लिया, तो यहां पर हमारे पास बचेगा x + √2, ओके, क्योंकि √2 × √2, एक √2 बाहर आ गया, एक √2 यहां बचा हुआ है, प्लस यहां पर आप क्या कॉमन लोगे, तो यहां पर आप 5 कॉमन लोगे, तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा x + √2 = 0। अब जब x + √2 को कॉमन लोगे तो ये होगा x + √2, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा √2x + 5, ठीक है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एक तो वैल्यू आएगी x = -√2, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/√2। डन। एक वैल्यू x की ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि जो एल्टीट्यूड है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हमको एल्टीट्यूड और बेस बताना है, बट उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है 7। तो यहां पर एक मैं क्या करता हूं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, यहां पर कह रहा है कि जो यहां पर जो हमारा बेस है वो ज्यादा है, एल्टीट्यूड कम है, ठीक है, 7। तो मैं कुछ इमेज फिगर कुछ इस तरीके का बनाता हूं। ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब अगर यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा एल्टीट्यूड है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमको गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, जो कि है 13। अब अगर ऐसा मैं मान लूं कि जो बेस है, लेट बी द बेस इज x, मैंने मान लिया कि जो बेस है वो क्या है, x है, ठीक। अब जो एल्टीट्यूड है वो कितना है भाई, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो एल्टीट्यूड होगा, देखिए एल्टीट्यूड जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x - 7। यानी कि यहां पर अगर वैल्यू रखते हैं तो एल्टीट्यूड ये क्या है, x - 7, और ये क्या है, x है। और मुझे क्या पता करना है, ये x - 7 और x इसकी वैल्यू पता करनी है। तो बिल्कुल यहां से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरन थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, x - 7, x - 7 का स्क्वायर। अब यहां पर इसको मैं ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, यहां पर 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर, तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 को अगर उस साइड में ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो -120, ओके। ये इज इक्वल टू हो गया क्या, 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2x स्क्वायर 14। अच्छा, इसको और इजी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लूं तो बात बन जाएगी। तो भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए, तो मैं इसको सॉल्व करूं अगर, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -60 आना चाहिए, और सम करने पर -7 आना चाहिए। तो देखिए
12 5 जा 60, वो भी कैसा माइनस में, क्योंकि -12 है। और सम करूंगा जब तो -12 + 5 = -7। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा, x मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x -12, या 5 अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x -12 = 0, यानी कि वैल्यू आ गई x + 5 एंड x -12। तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -5 और एक आ जाएगी 12। तो क्या निगेटिव वाला हमारा एलिजिबल है क्या? भाई निगेटिव वाले को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो निगेटिव वाली वैल्यू आई है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हम निगेटिव में थोड़ी ना कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ये आ गई वैल्यू 12, तो ये हो जाएगी 12 - 7 = 5। ठीक है, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस, ये हमारी बेस और ये हमारा एल्टीट्यूड। 5 7 एंड 5 13 एंड 12, ये हो गई हमारा ट्रायंगल की सभी साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए हमारे पास नेचर ऑफ रूट दिया गया है, तो यहां से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में ये चीजें सेट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको ये तो आइडिया है कि एक जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। और यहां पर हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, और डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि जो नेचर है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं उनका नेचर कैसा है। हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके भी ये बता सकते हैं। देखिए ये जो हमने लिखा है b² - 4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डन, और इसकी वैल्यू मैं कहां से लूंगा, ये जो हमारा इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, यहीं से सारी वैल्यूज, देखिए b a c सारी वैल्यूज यहीं से है। डन, यहां पर ये जो हमारा b² - 4ac है, इसको हम लोग इस डेल्टा के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डन, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी रूट्स के नेचर बताने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका मतलब हमारे रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, और अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल है, रियल भी है और अनइक्वल भी है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो इसका मतलब इमेजिनरी है और अनइक्वल है। अभी जब हम लोग इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आएगी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमें ऐसे ही बता देना है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसका जो हमारा जनरल इक्वेशन है वो होता है ax² + bx + c = 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, क्या कंपेयर अगर करूं तो a की वैल्यू क्या है भाई, वो है 2, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 3। डन, अब हमको क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ये सारी वैल्यूज पुट करता हूं। देखिए b की जगह पर मैं क्या रखूंगा, -4² -4 की जगह पर 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 - 4 2 = 8 3 = 24। तो यहां पर देखिए जो डेल्टा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -8। अब एक बात ये बताओ कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। तो आपको पता है कि जो -8 है वो 0 से कम है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है। इसका मतलब कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या, जैसे √2 √3 √5 ये सब क्या है, इमेजिनरी रूट्स। डन, तो हम लोग यहां से इसका नेचर फाइंड कर लिए जो कि है इमेजिनरी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट एंड फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर। देखिए यहां पर भी अगर इस इक्वेशन को मैं जनरल इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा तो जो a b c की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी -4√3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 4। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर्स यानी कि जो रूट्स हैं उनके नेचर फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, ये वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो b की जगह पर होगा -4√3 -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू है 4। तो देखिए यहां पर जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा ये तो हो जाएगा हमारा √3, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा और 4 जा 16 16 3 जा 48, तो ये हो गया 48 माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। डन। इसका मतलब ये 48 इज इक्वल टू -48 इज इक्वल टू 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आया उसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, रियल रूट्स होते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर रूट्स रियल हैं, ठीक है, अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं, देखिए यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है कि इफ b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो हमको यहां पर बताया गया कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर दोनों रूट्स हमारे इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे। कैसे पता कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला होगा -b/2a। ठीक है, कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो -b/2a, यानी कि अगर यहां पर देखिए हमारे पास 0 आया है तो मुझे दोनों रूट्स अगर बताने हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे -b/2a। और b की वैल्यू कितनी हमारे पास पता है 4√3, तो माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो ये होगा 4√3 अपॉन 2a यानी कि 3 2 जा 6। तो दोनों रूट्स हमारे यही होंगे। डन, इक्वल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए यहां पर क्वेश्चन में ही बता दिया है कि यहां पर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, पहले ही बता दिया गया है। लेकिन हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर रूट्स हमारे इक्वल हैं तो सबसे पहले ये जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं कि जो हमको दिया गया है वो क्या है, kx ब्रैकेट में x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमको दिया गया है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। अब अगर रूट्स हमारे इक्वल हैं तो इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। डन। अब ये वैल्यू मैं यहां से अगर पुट करूं तो a की वैल्यू देखिए क्या है, तो a की वैल्यू है हमारे पास k, b की वैल्यू है -2k, c की वैल्यू है 6। ये सारी वैल्यूज मैं यहां पर अगर पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर, इसका मतलब -2k, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 k स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, k है, a की वैल्यू k है यानी कि 4k इंटू c की वैल्यू 6 है। डन। या फिर डायरेक्टली लिख दूं 6 4 जा 24k, ओके, 24k। तो देखिए यहां से एक k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखिए एक k से एक k कैंसिल हो गया और 4 6 जा 24 यानी k की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। डन। k की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 6 आ गई k की वैल्यू। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार्ट कर लीजिए या फिर एक बार लगा करके खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। डन। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड
इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए जिसका पेरीमीटर हमको दिया गया है 80 मीटर और उसका एरिया हमको दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया, लेट लेंथ ऑफ पार्क वो कितनी है, L है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है भाई, वो है B। ठीक है, लेंथ L है और ब्रेथ B है। अब हमको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया ऑफ पार्क, यानी कि एरिया क्या होगा पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू B इज इक्वल टू जो गिवन है वो है 400 मीटर स्क्वायर। डन। और साथ में क्या दिया हुआ है भाई, पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है भाई, वो होता है 2L प्लस बी। यही तो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, 2L प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। या इसी को अगर मैं कहूं तो L प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, 80 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 40 मीटर। डन, ये मैंने कह दिया। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, L इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, L प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर। अब अगर यहां से मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूं तो एक इक्वेशन ये बन सकता है क्या, मैं इसे लिख सकता हूं कि ब्रेथ B इज इक्वल टू 40 माइनस L। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं कहां पर पुट कर दूं, मैं यहां पर अगर पुट कर दूं तो कुछ काम बन जाएगा, देखते हैं जरा करके। तो L की जगह पर मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पर मैं लिखूंगा 40 माइनस L इज इक्वल टू 400, और यहां से क्या हो जाएगा 40 बाई L का मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ये हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, अब जब इसको इस साइड में लेकर के आते हैं या इधर इस साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी हमारी L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मुझे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें कि मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में मेरे पास 400 आना चाहिए और सम करने पर -40 आना चाहिए। क्या कर सकते हैं, -20 मान लें, ठीक है, करके देखते हैं, अगर कुछ आता है काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 20L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस माइनस क्या है, प्लस में 400 आ जाएगा, और जब इसका सम करूंगा तो माइनस माइनस -40 आ जाएगा। तो यहां से मुझे कॉमन मिल जाएगा L। ठीक है, मैं यहां से L कॉमन ले लूंगा, ये आ जाएगा L माइनस 20, और यहां से कॉमन मिल जाएगा -20 कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि L माइनस 20 यहां पर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी L माइनस 20। बिल्कुल देखिए यहां पर क्या आ गया, L इज इक्वल टू 20। दोनों के रूट कैसे हैं, इक्वल आ गए, यानी कि L की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, यानी कि इक्वल रूट्स आ गए। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सके। ठीक है, अगर ये रूट्स अनइक्वल आए होते तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर लूप। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ इज दिस इक्वेशन। सो b इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ओके, यानी कि b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 20 आ गई। अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं, तो मैंने कहा एक यहां पर पार्क बनाया गया। अब लेंथ कितनी है भाई, 20, ब्रेथ कितनी है, 20। ठीक है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। ओके, तो अब जरा आप बताओ पेरीमीटर कितना है भाई, तो पेरीमीटर की अगर बात करें तो ये है 80। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने कोशिश यही की है कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वही इस वीडियो में मैंने रखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो 10 दिन के गैप हैं नेक्स्ट एग्जाम के बीच में, आप इसमें डाइवर्ट नहीं होंगे। अपनी जो तैयारी चल रही थी, जो कंसिस्टेंसी थी, उसको बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए।
आलस मत करिए और ऐसा मत सोचिए कि अभी तो बहुत लंबा समय है, जब टाइम आएगा तब मैं करूंगा। नहीं, आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। जो आपका मैथ का एग्जाम है वो और भी अच्छा हो। मैथ्स के और भी चैप्टर्स के वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और भी जो चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं आप उससे अपडेट हो सकें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।